Dear students, my name is Shahooq Amir and in this video I'll be discussing with you what is electronic fraud and what are the digital tools that will be used by the criminals और उसके बारे में लॉ क्या कहता है कि ऐसे टूल्स को यूज़ करना या ऐसे टूल्स को प्रोवाइड करने की क्या पनिशमेंट्स हैं। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड या व्हाट इज़ साइबर फ्रॉड। तो इसके बारे में लॉ ये कहता है किसी पर्सन के साथ ऑनलाइन अगर आप चीट कर रहे हैं या उसको डिसीव कर रहे हैं। डिसीव करने का मतलब ये होता है कि आप उस पर्सन को परसुएट कर रहे हैं, आप उस पर्सन को ये यकीन दिला रहे हैं कि उसके साथ जो एक्टिविटी की जा रही है या जो आप उसके साथ जिस पोजीशन के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं वो लीगल है, और वो इस यकीन के साथ आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है, आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के अंदर लेके आ जाते हैं या आप इसको साइबर फ्रॉड के अंदर ले आते हैं। अगर इन चीज़ों को कमिट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, कुछ ऐसे टूल्स के साथ, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो उन डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर कर रहे हैं, उन चीज़ों को उसके अंदर एक चेंज लेके आ रहे हैं जो नेक्स्ट पर्सन को ये यकीन दिलाने में आसानी पैदा कर रहा है कि वो एक लीगल ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब इसके अंदर कहा जाता है कि वो तमाम टूल्स आपके, इवन वो चाहे कंप्यूटर्स हों, वो मोबाइल फ़ोन्स हैं या वो आपके कोई भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं या डिजिटल सिस्टम्स हैं, जो सभी आपस में उनको आप यूज़ कर रहे हो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप उस पर्सन से जो है वो कोई गेन हो सके, एक रॉन्गफुल गेन के लिए आप उस पर्सन को इंड्यूस कर रहे हो कि उस पर्सन को ये यकीन आ जाए कि मैं जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ वो एक लीगल ट्रांजैक्शन है। अब इसका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी से वो ये है कि आप उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट को चेंज करते हो और उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली उस पर्सन को रिलाई करना पड़ता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, और नेक्स्ट पर्सन उसको यकीन करता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर और वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर देता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के अंदर जो पर्सन है वो उसको खुद से इंड्यूस कर रहा है कि वो खुद उस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो जाए और उसका पार्ट बन जाए और उस ट्रांजैक्शन को उसके साथ मिलकर परफॉर्म करे। तो उस फ्रॉड और फ्रॉजरी के जो सेक्शन 13 एंड 14 है, इनके दरमियान बहुत स्लाइटली सा यहाँ पे डिफरेंस हमें करना पड़ता है। और सिमिलरली इसमें भी जो इंटेंशन है वो किसी पर्सन को हार्म करने की है, वो फाइनेंशियल लॉस मेजरली हो सकता है फ्रॉड के केसेस में। अब देखते हैं कि लॉ इसके बारे में क्या कहता है। सेक्शन 14 जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के बारे में बता रहा है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर या किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा के अंदर वो इंटरफेयर कर रहा है, उसको किसी भी तरीके से एक्सेस करने के लिए, इसको आप चीटिंग के ज़ुमरे में ले आ सकते हैं, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के ज़ुमरे में लेके आ सकते हैं। सेकेंडली, अगर वो पर्सन किसी और पर्सन को इंड्यूस कर रहा है कि वो उस सिस्टम का पार्ट बन जाए, किसी एक ऐसे सेटअप के अंदर, किसी एक ऐसे रिलेशनशिप के अंदर आ जाए, किसी एक ऐसी पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व हो जाए कि वो उस पर्सन के साथ मिल के उस सर्टेन एक्ट्स को परफॉर्म करे, तो इसको भी फ्रॉड के अंदर हम ले आते हैं। और या किसी पर्सन को वो डिसीव कर रहा है कि वो पर्सन को ये यकीन हो जाए कि उसके साथ जो भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो लीगल है और वो उसका पार्ट बन जाए और ख़ुद उस एक्शन को खुद से परफॉर्म करे। तो इन तमाम चीज़ों को आप फ्रॉड के अंदर ले आते हैं। अब इसके अंदर जो दोबारा फिर से हर क्राइम के अंदर जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फिर से किसी भी क्राइम को परफॉर्म करते हुए उसकी इंटेंट आ जाती है कि अगर कोई भी क्राइम कमिट किया जा रहा है उसके अंदर उस पर्सन की जो इंटेंट है वो क्या है। वो यही है कि वो किसी पर्सन को डैमेज कॉज करना चाह रहा है, वो उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है किसी किस्म का, या कोई भी फाइनेंशियल लॉस होना चाह रहा है। तो फ्रॉड के केसेस में मेनली फाइनेंशियल लॉस होते हैं। तो इस वजह से आप ये जो इंटेंशन का एलिमेंट है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है साइबर फ्रॉड के अंदर भी, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के अंदर था। अब जो पर्सन भी ये प्रूव हो जाए कि उसने इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कमिट किया है, तो कोर्ट्स के पास ये जुरिस्डिक्शन मौजूद है कि वो उसे 2 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकते हैं या फिर वो उनको 10 मिलियंस तक जो फ़ाइन है वो इम्पोज कर सकते हैं कि उस पर्सन को पे करना पड़ता है। इसके अलावा कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो उन दोनों चीज़ों को जो है वो असाइन कर सकते हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वो जो क्राइम कमिट हुआ है वो कितना हीनियस है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर इस वीडियो के, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अगर सिर्फ अपना कंप्यूटर या अपनी डिवाइसेस भी किसी पर्सन के लिए अवेलेबल कर रहे हैं कि वो उसको यूज़ करके कुछ ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करे जो इलीगल हैं और लॉ उनको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है कि वो क्राइम्स हैं, तो आप भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस क्राइम के अंदर और आप भी लायबल हैं उस क्राइम के साथ उस पनिशमेंट को शेयर करने के लिए जो उस पर्सन को जो क्राइम कमिट कर रहा है उस पर्सन को मिलेगी। तो सेक्शन 15 के अंदर वो पनिशमेंट्स हैं जो आपको मिल सकती हैं अगर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना कंप्यूटर, अपनी डिवाइसेस किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं जिस पे
आपको यकीन नहीं है कि वो पर्सन उस डिवाइस का लीगल यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अपनी ऐसी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिस तरीके से आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी डिवाइसेस को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी डिवाइस को इस्तेमाल करके कोई क्राइम कमिट ना करते। इस केस के अंदर, इस सिनेरियो में आप भी सेक्शन 15 के तहत क्रिमिनल कहलाएंगे। अब सेक्शन 15 जो है वो डील करता है ऐसे कुछ एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आप कोई ऐसी डिवाइसेस दे रहे हैं जो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रही हैं जिसके ज़रिए क्राइम कमिट हो रहा है, या आप किसी को वो डिवाइसेस सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली, आप बेच रहे हैं उनको, या आप उनको कहीं से मंगवा रहे हैं, यानी इन शॉर्ट अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं कि वो डिवाइस क्रिमिनल तक पहुंच रही है, वो उसको इस्तेमाल कर पा रहा है, आप उसकी इंपोर्टिंग के अंदर आपने पार्ट प्ले किया, आपने उसको सेलिंग के अंदर पार्ट प्ले किया, किसी भी तरीके से आपने वो पार्ट प्ले किया और उन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए उसने कोई हार्म कॉज किया किसी पर्सन को, तो सेक्शन जो 15 है उसके अंदर आप एज क्रिमिनल रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। और जो कोई भी पर्सन है वो सेक्शन 15 के अंदर वो एज क्रिमिनल उसको कंसिडर किया जाएगा अगर वो ऐसी कोई डिवाइसेस क्रिएट कर रहा है जो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकती हैं जो अदर पर्सन की डिग्निटी को, उस पर्सन की पर्सनल बिलोंगिंग्स को या उसके फाइनेंशियल लॉस को कर सकती हैं। इसके अलावा वो कोई ऐसी चीज़ों को किसी और जगह से मंगवा रहा है, सिर्फ वो एक ऐसा सोर्स के तौर पे रोल प्ले कर रहा है कि मैं यहाँ से चीज़ मंगवा के उस पर्सन को दे दूँगा और वो उसके बाद जो मर्ज़ी काम करे, तो इसमें भी आपका इक्वली रोल है। आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि आप किस पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, आप किस पर्सन को चीज़ बेच रहे हैं, आप किस पर्सन से चीज़ ख़रीद रहे हैं। ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को चेक करना कि उस प्रोडक्ट के ज़रिए, उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी भी किस्म का कोई क्राइम तो कमिट नहीं हो रहा है। ये भी आपकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ के अंदर अंडर सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 के अंडर अगर आप क्रिमिनल जो है वो आप प्रूव हो जाते हैं, तो फिर आपको जो कोर्ट है वो 6 मंथ्स की जो पनिशमेंट है वो ग्रांट करती है और उसके साथ 50,000 तक का जो आपको पनिशमेंट है वो इसके ऊपर आपको मिल जाती है। तो इन तरह के ऑफेंसेस जो आपको ऐसा लगता है कि आप उनका पार्ट रह कर क्रिमिनल के तौर पे नहीं रिकॉग्नाइज होंगे, तो सेक्शन 15 इस चीज़ को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करता है कि अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अपना रोल प्ले किया है तो आप भी उस पनिशमेंट और फाइन के हकदार हैं जो सेक्शन 15 के अंडर आपको असाइन किया जाएगा कोर्ट की तरफ से। अब एक रियल लाइफ केस डिस्कस करते हैं जिसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो आपका साइबर ऑफेंसेस हैं जिसमें फ्रॉड कमिट होता है उनके बारे में कोर्ट की क्या स्टैंडिंग रही, इस चीज़ को देखते हैं। इसकी साइटेशन है 2021 YLR 328। इस केस को आप प्रॉपरली रीड भी कर सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि OLX एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल परचेज़ करते हैं। उसके ऊपर एक व्हीकल का एडवर्टाइजमेंट किया गया कि वो कोई भी पर्सन जो है उसको परचेज़ कर सकता है। तो वहाँ पे एक पर्सन ने उसको परचेज़ किया और उसको जो इनवॉइसेस दी गई वो ये पता चला कि वो इनवॉइसेस जो हैं वो फेक हैं, यानी जिस पर्सन ने OLX पे ऐड लगाया है उसने ख़ुद जहाँ से वो प्रोडक्ट ख़रीदी है उसकी जो ख़रीदने की इनवॉइसेस हैं वो फेक हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर कोर्ट के पास यहाँ पे क्या क्वेश्चंस रेज हुए, हम नेक्स्ट उस चीज़ को भी देखते हैं और फिर किस तरीके से कोर्ट ने उनको आंसर किया इस चीज़ को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन जो 14 है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी का है, जो सेक्शन 13 आ पड़ा, और सेक्शन 14 जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का है, और जो सेक्शन 16 आपका डील करता है इस केस के अंदर। और इसमें आपको जो कोर्ट के पास जो इश्यूज़ रेज हुए वो ये थे कि क्या ये पर्सन जो है अगर जो इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस के ज़रिए इन्वॉल्व हो के वो कोई फ़ेक इन्वॉइसेस क्रिएट कर देता है और उसको ऑनलाइन ऐड लगा देता है उसके ऊपर, तो क्या वो पर्सन ऑनलाइन फ्रॉड कमिट कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट की है और उसके साथ जो इन्वॉइसेस उसने अटैच किए हैं उस प्रोडक्ट की वो फेक हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कोर्ट के सामने आया वो ये आया कि अगर एक पर्सन ने खुद वो जो इन्वॉइसेस हैं वो बनाई है या नहीं बनाई, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कोर्ट के लिए कंसिडर करना कि वो जो इन्वॉइसेस हैं क्या पता उसको भी फॉर्ज मिली हैं, क्या पता उसको भी वो फ्रॉड के तौर पे मिली हैं, इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को आंसर किया। थर्डली कोर्ट ने ये चीज़ डिसाइड की इस केस के अंदर कि जो पर्सन एक्यूज्ड है उसको बेल ग्रांट कर देनी चाहिए या इस केस के अंदर
फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है या नहीं। ये 3 क्वेश्चंस कोर्ट के सामने यहाँ पे डिस्कस हुए। अब इस सिनेरियो के अंदर कोर्ट ने ये चीज़ डिसाइड की कि जब ये चीज़ प्रूव नहीं हो सकी है कि वो जो इन्वॉइसेस हैं वो उसी पर्सन ने बनाई हैं, जिसका मतलब है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस उसने किए हैं ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि उस पर्सन को भी इस चीज़ की नॉलेज थी कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है वो फॉर्ज्ड हैं या वो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो इलीगल हैं। तो ख़ुद भी वो पर्सन किस तरीके से अदर पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट कर सकता है इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया गया। तो इस वजह से कोर्ट ने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए छोड़ दिया गया और उस पर्सन को बेल हो गई। और इस चीज़ को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए कंडक्ट किए जा रहे हैं जैसे OLX है, तो फिर ये फ्रॉड के अंदर आ जाता है। अब ये फ्रॉड जो कमिट हुआ है उस पर्सन के साथ, खुद उस पर्सन को इस चीज़ की नॉलेज थी कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ उसके साथ, ये क्वेश्चन इस केस के अंदर रेज हुआ, जिसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया। ये था जो केस जो रियल लाइफ आपने देखा। और इस मॉड्यूल के अंदर आपने 3 चीज़ों को कवर किया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड क्या है, और जो इलीगल टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए उनकी क्या पनिशमेंट्स हैं। इन फर्दर मॉड्यूल्स हम फर्दर जो ऑफेंसेस हैं जो इसी तरह सेम नेचर के होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।